हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और अगर आप अच्छे नहीं हो तो मैं दुआ करता हूँ कि आप लोग बहुत जल्द अच्छे हो जाए। मेरा नाम योगेंद्र कुमार और मैं बात कर रहा हूँ आपसे नेशनल बिजनेस एजुकेशन सेंटर से। चलिए, आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपने एक नए चैप्टर को। और चैप्टर का नाम है हाउ टू मेक योर प्राइसिंग फ्रेमवर्क, यानी कि मेक योर प्राइसिंग फ्रेमवर्क। अब इसको कैसे बनाते हैं, कैसे अपने प्रोडक्ट का प्राइसिंग हम फ्रेमवर्क बनाते हैं ताकि एटलीस्ट वो जब आप मार्केट में प्राइस को लेके जाते हो किसी प्रोडक्ट को लेके जाते हो या किसी सर्विस को लेके जाते हो, तो उनके प्राइस हमेशा ऐसे होने चाहिए कि लोगों को अच्छा लगे और लोग ये सोचे कि ये जो प्रोडक्ट है, ये जो सर्विसेज है, ये ऑलरेडी एक जेन्युइन प्राइस में हमें मिली हुई है। तो ये बहुत क्रिटिकल होता है कि हम लोग जो भी प्रोडक्ट नया बना रहे हैं या सर्विसेज दे रहे हैं या कोई सोल्यूशन दे रहे हैं, तो उसमें प्राइसिंग का ध्यान हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि प्राइसिंग ही ये डिसाइड करती है कि हमारा प्रोडक्ट मार्केट में क्या वैल्यू क्रिएट करेगा और किस तरह की वैल्यू क्रिएट करेगा। क्योंकि अगर आपका प्राइस आपने बहुत ज़्यादा महंगा रख दिया तो हो सकता है आपकी सेल्स पे इफेक्ट आए, आपकी सेल ज़्यादा ना हो। और बहुत ज़्यादा कम रख दिया तो हो सकता है कि आपको प्रॉफिट ना हो, यानी कि आपको लॉसेस होने के चांसेस रहेंगे। तो प्राइसिंग फ्रेमवर्क भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है कि हम अपने प्रोडक्ट का या अपनी सर्विस का या अपने सॉल्यूशन का एक स्टैंडर्ड प्राइसिंग फ्रेमवर्क कैसे तैयार करें, ये बहुत क्रिटिकल होता है। और अगर मैं बात करूं, जो बच्चे नया स्टार्टअप शुरू करने की प्लानिंग कर रहे हैं या वो सोच रहे हैं कि हम छोटा मोटा कोई काम स्टार्ट करें, तो ये वीडियो उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो ज़्यादा टाइम ना लगाते हुए चलिए शुरू करते हैं अपने इस इम्पोर्टेंट चैप्टर को। चैप्टर 16 अभी यहाँ पे ऑलरेडी शुरू है और चैप्टर 16 की ये पहली वीडियो है, यानी कि पार्ट वन ऑलरेडी आपको डिलीवर किया जा रहा है। चलिए अब शुरू करते हैं कि कौन कौन से वो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, कौन कौन से वो क्रिटिकल पॉइंट्स होते हैं जिनको ध्यान में रख के आप अपना प्राइस फ्रेमवर्क तैयार करते हो। चलिए शुरू करते हैं। फैक्टर फॉर प्राइसिंग फ्रेमवर्क, यानी कि जैसे मान लो सपोज अगर मैं बात करूं, तो आपका जो प्रोडक्ट है, आपकी जो सर्विस है, आपका जो भी सॉल्यूशन है, उसके कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जिसके हिसाब से आप एक अच्छा प्राइस अपने प्रोडक्ट का रख सकते हो। सबसे पहला आता है डेटा कलेक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होता है जिसमें आप क्या करते हो, आप डेटा कलेक्ट करते हो। किस चीज़ का? व्हेन यू डिसाइड टू लॉन्च योर प्रोडक्ट यू शुड कलेक्ट डेटा अबाउट द फॉलोइंग, यानी कि जैसी मार्केट में आप कोई नया प्रोडक्ट, कोई नई सर्विस, कोई नया सॉल्यूशन लॉन्च करने वाले हो, तो आपको क्या करना है, आपको डेटा कलेक्ट करना है। इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स का डेटा क्या बोलता है ना, कॉम्पिटिटिव एनालिसिस क्या बोलती है, मार्केट का क्या चल रहा है, मार्केट में करंट प्रोडक्ट की सिचुएशन कैसी है, जो प्रोडक्ट आप लॉन्च करने वाले हो सकता है उसमें कुछ कंपटीशन, तो उस कंपटीशन को आपको एनालिसिस करने हैं, उस मार्केट को एनालिसिस करने हैं जिसमें आपके वाला प्रोडक्ट ऑलरेडी चल रहा है। ठीक है, करंट जो प्रोडक्ट है जो ऑलरेडी चल रहा है उसकी सिचुएशन कैसी है, किस प्राइस में वो मिल रहा है और क्या उसका क्या पैटर्न चल रहे हैं, उसके क्या क्या फंक्शन, क्या क्या फीचर्स, क्या क्या बेनिफिट्स के साथ वो मार्केट में चल रहे हैं, क्योंकि आप लॉन्च करने वाले हो अपना प्रोडक्ट। तो यहाँ पे ये चीज़ ध्यान में रखने वाली बात होती है कि कहीं ऐसा ना हो कि सपोज मान लो फर्स्ट टाइम आपने कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया और आपने विदाउट डेटा कलेक्ट या विदाउट मार्केट को एनालिसिस किए या बिना इन चीज़ों को जाने अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया, और कुछ दिनों बाद पता लगे कि जी आपके जैसा सेम प्रोडक्ट, एक दो फीचर्स कम हो सकते हैं या ज़्यादा हो सकते हैं, आप 5,000 रुपये का दे रहे हो और सामने तो 3,000 का मिल रहा है। तो उस कंडीशन में आपका जो बिजनेस है वो लॉसेस में जा सकता है और लोग हो सकता है आपके प्रोडक्ट को या आपकी सर्विस को इग्नोर करने लगे। तो यहाँ पे जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आता है उसमें आपको इन 4 पॉइंट्स का ध्यान रखना है। आपको इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स का पता होना चाहिए,
आपके जो भी इंडस्ट्रीज़ है उनके स्टैंडर्ड्स क्या चल रहे हैं। दूसरा कॉम्पिटिटिव एनालिसिस, जो भी आपके कंपटीशन में है उनको भी एनालिसिस करना है आपको। मार्केट, किस तरह की मार्केट है आपकी और मार्केट में चल क्या रहा है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और करंट प्रोडक्ट्स जो भी चल रहे हैं, जो भी आपके प्रोडक्ट से मिलते जुलते हैं, आपकी सर्विस से मिलते जुलते हैं, वो जो भी चल रहे हैं उनको भी एनालिसिस करके ही आपको आपके प्रोडक्ट को लॉन्च करना है और वहाँ पे एक अच्छी प्राइसिंग देनी होती है। दूसरे पॉइंट में क्या आता है, दूसरे पॉइंट में आता है डिटरमाइन योर कॉस्ट, यानी कि आपको ये सुनिश्चित करना है कि आपने जो प्रोडक्ट बनाया, आपने जो सर्विस बनाई या आपने जो सॉल्यूशन बनाया, एटलीस्ट उसमें आपका खर्चा कितना हुआ, आपका खर्चा उसमें कितना हुआ। विद एग्जांपल, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लो सपोज आपने एक बाइक बनाई, आप बाइक लॉन्च करने वाले हो मार्केट में, आपने एक बाइक मैन्युफैक्चरिंग की और बाइक की कॉस्ट जब आप उसको बना रहे थे, आपने स्पेयर पार्ट्स खरीदे सस्ते, क्योंकि भाई आपने एक या दो बाइक बनाई स्टार्टिंग में और सारे स्पेयर पार्ट्स खरीदे अपनी कॉस्ट लगाओ, जो लेबर्स उसके में लगी है उसकी कॉस्ट लगाओ, प्लस जो भी आपका फ्यूल खर्च हुआ है वो सारी चीज़ें, प्लस उसमें रिपेयर और मेंटेनेंस का जो भी आपका लगा हुआ है। सपोज मान लो आपने कोई गलत पुर्जा फंक्शन उसमें सेट कर दिया और बाद में वो रिप्लेस करना पड़ा, वो कॉस्ट, प्लस डिफेक्टेड पीसेस कॉस्ट, जो हो सकता है उसमें कोई डिफेक्ट भी आया हो जब आप उसको बना रहे थे। और सपोज मान लो आपकी बाइक की कॉस्ट स्टार्टिंग में पहुंच गई 1 लाख, है ना, या 1.5 लाख रुपए पहुंच गई, तो आपको ये देखना है कि मेरी एक बाइक की जो कीमत है, कॉस्ट है, वो लगभग 1 लाख रुपए पहुंची है। और मार्केट में अगर मैं बाइक की बात करूं तो लेके अपना 80-90 हज़ार से स्टार्ट होती है और 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 50 लाख तक की बाइकें ऑलरेडी मार्केट में मिलती है। तो आपको ये भी देखना है कि मेरा जो प्रोडक्ट है वो किस कैटेगरी में आता है, वो एक एवरेज बाइक है, वो एक स्पोर्ट्स बाइक है, या वो रेसिंग बाइक है। मतलब आप अपने प्रोडक्ट को ये भी ध्यान रखना है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो किस कैटेगरी में आता है, और जिस कैटेगरी में भी आपका प्रोडक्ट आता है आपको उसी कैटेगरी के प्राइस सेट करने हैं। मान लो एक एवरेज बाइक अगर मैं बात करूं वो 80 हज़ार की आ रही है और आपने जो एवरेज बाइक बनाई उसकी कॉस्ट 1 लाख पहुंच गई, तो आपको क्या करना है, आपको फिर मार्केट में एनालिसिस करना है कि मैं और सस्ते स्पेयर पार्ट्स और सस्ती चीज़ें कहाँ से लाऊं ताकि उसका बजट एटलीस्ट 70%, 70,000 या 60,000 के आसपास अराउंड आ जाए, ताकि मैं आराम से उसको 70 की या 75 की सेल कर पाऊँ। ठीक है क्योंकि अगर आप प्राइसिंग ज़्यादा रख दोगे तो हो सकता है आपके प्रोडक्ट को बिकने में दिक्कत आए, आपको सेल करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आए और आपको बिजनेस चलाने में भी बहुत सारी दिक्कत आए। यहाँ पे आपको अपनी कॉस्ट सबसे पहले डिटरमाइन करनी है कि मेरी जो कॉस्टिंग आई एक प्रोडक्ट को बनाने में वो कितनी आई है। ठीक है, अब उसी हिसाब से आपको ये डिसाइड करना है कि मैं अपने प्रोडक्ट का प्राइस क्या रखूँगा। इसमें प्रोडक्ट के फीचर, प्रोडक्ट के फंक्शन, प्रोडक्ट की क्वालिटी के बेस पे भी प्राइसिंग होती है, तो वो ऑलरेडी नीचे जो 8 पॉइंट्स दिए गए हैं उसमें आपको क्लियरिटी हो जाएगी। अब चलते हैं, कॉस्ट शुड नॉट बी ओनली डिटरमाइन फैक्टर्स। कॉस्ट कभी भी, अगर मैं बात करूं कि आपने एक डिटरमाइन कर ली, आपने ऑलरेडी अपनी कॉस्टिंग कर दी, अपनी कॉस्टिंग निकाल ली, अगर आप उसको फैक्टर मान के चलोगे तो वो भी कहीं ना कहीं गलत हो जाएगा। इसलिए आपको क्या करना है, आपको जो भी कॉस्टिंग आपने की है अपने प्रोडक्ट की उसको भी फाइनल कॉस्टिंग डिसाइड नहीं करनी। उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको कुछ फैक्टर्स, कुछ अगर मैं बात करूं तो कुछ चीज़ों को और ध्यान में रखना है। विद एग्जांपल में बता देता हूं। जैसे मान लो सपोज आप हो और आपने अपनी एक बाइक लॉन्च की है। बाइक लॉन्च करने के बाद आपने मार्केट में देख लेंगे कि मेरी तो जो बाइक की कॉस्ट आई है वो लगभग 1 लाख रुपए की आई है और ये एवरेज बाइक है। लेकिन अगर आप दूसरी बाइक को देखोगे तो वहाँ पे पता लगेगा कि 80 हज़ार की बाइक आ रही है या 90 हज़ार की बाइक आ रही है। ऑलरेडी नई कंपनी है, नया प्रोडक्ट है, पता नहीं चलेगा नहीं चलेगा, तो वो 10 हज़ार रुपये आपको एक्स्ट्रा नहीं देंगे।
ऐसा हो सकता है कि भाई आपने अपनी ही कॉस्टिंग ले ली, जो कॉस्टिंग आपकी आई, और उसी पे ही आप प्राइसिंग बना के और मार्केट में लॉन्च करने की प्लानिंग करो। तो हमेशा ध्यान रखना, आपकी कॉस्टिंग ही फाइनल प्राइसिंग नहीं होगी। हो सकता है आपको कुछ स्पेयर पार्ट्स बहुत ज़्यादा महंगे मिले हो, या हो सकता है आपने कम प्राइस में खरीदे हो या कम क्वांटिटी में खरीदे हो। क्वांटिटी बढ़ जाएगी तो प्राइस भी कम हो जाएगा, क्वांटिटी कम ली है तो इस वजह से आपकी कॉस्ट बढ़ गई। तो यहाँ पे सिंपली आपको ये नहीं करना कि मेरी जो कॉस्टिंग आई है मैं उसी हिसाब से प्राइसिंग डिसाइड करूँगा। आपको फिर एनालिसिस करना होगा कि मार्केट में अगर मैं बल्क में चीज़ें उठाता हूँ, सपोज मान लो आपको ने अपनी बाइक को बना लिया कंप्लीटली, सारे रिलायबिलिटी टेस्ट हो गए और वो फाइनली मार्केट में लॉन्च करने के लिए आप रेडी हो। ठीक है, अभी आपको क्या करना है, प्राइसिंग एनालिसिस करने। प्राइसिंग एनालिसिस करने के बाद आपको फिर ये भी देखना है कि अगर मैं 100 बाइक का प्रोडक्शन करने वाला हूँ, 100 बाइक का प्रोडक्शन करने वाला हूँ, तो 100 बाइक के जितने भी स्पेयर पार्ट्स उस बाइक में लगेंगे वो कितने सस्ते पड़ रहे हैं। क्योंकि अभी तो हो सकता है आपने एक बाइक के लिए प्रोडक्ट परचेज किया हो तो वो थोड़ा महंगा हो, जब आप 100 पे जाओगे तो वो और सस्ता हो जाए, जब आप 1000 पे जाओगे तो वो और सस्ता हो जाएगा। तो यहाँ से फाइनल जो कॉस्ट आपकी आई है उस पर भी फाइनल प्राइसिंग आपको अनाउंस नहीं करनी है। फाइनल प्राइसिंग अनाउंस करने से पहले आपको ये भी देखना है कि भाई एक्चुअल में उस प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है वो कितनी कम से कम हो सकती है, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स को अपने बिजनेस में लेके आ पाओ। चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है, यूज़ द DMU प्रोसेस। DMU प्रोसेस क्या होता है, ये डिसीजन मेकिंग यूनिट्स होती है। जो परचेजिंग बंदा जो होता है, जो परचेज करने वाला होता है, जो पेइंग कस्टमर्स होता है, उसके हाथ में अथॉरिटी होती है। कई बार क्या होता है कि जैसे सपोज मान लो आप हो और आप एक डिसीजन अथॉरिटी हो, आप परचेजिंग करने के डिसीजन आपके हाथ में है और राइट्स भी आपके हाथ में है पेमेंट देने का। लेकिन कई बार क्या होता है, उसके नीचे भी कुछ यूनिट्स होती है, जैसे मान लो भाई एक परचेज हेड हो गया और एक परचेज मैनेजर हो गया। तो परचेज हेड के हाथ में तो वो राइट्स है प्राइसिंग करने के, पेमेंट करने के, लेकिन जो परचेजिंग मैनेजर होगा उसके हाथ में ये अथॉरिटी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उसको ऊपर जाके अप्रूवल लेना होता है, यानी कि अपने बॉस से, जो सीनियर बॉसेस होता है उससे अप्रूवल लेना होता है। फिर हो सकता है उसके बॉस को भी किसी और से अप्रूवल लेना पड़े आपके प्रोडक्ट को या आपकी सर्विस को या आपकी टेक्नोलॉजी को परचेज करने के लिए। क्यों? क्योंकि एटलीस्ट DMU में क्या होता है, कुछ डिसीजन मेकिंग यूनिट्स होती है, कोई डिसीजन अथॉरिटी होती है जिनको पेमेंट करने का राइट्स होता है, और जब तक उनकी अप्रूवल नहीं होगी तो नीचे वालों को आप कितना भी अच्छे से समझा लो वो कभी भी आपका प्रोडक्ट पे करेगा ही नहीं, क्योंकि एटलीस्ट उसके पास पेमेंट अथॉरिटी नहीं है। इसमें क्या होता है, इसमें थोड़ा सा मार्जिन आपको रखना है। आपको ये ध्यान रखना है कि सपोज मान लो अगर कोई परचेज मैनेजर आपके पास आ रहा है, कोई ऐसा बंदा आ रहा है जो फाइनली अथॉरिटी नहीं रखता पेमेंट करने की और प्रोडक्ट को परचेज करने की, तो अगर उसका कोई बॉस है तो ये पहले ही एनालिसिस करने लेना है, पहले ही जान लेना है कि क्या आपके पास डिसीजन अथॉरिटी है पेमेंट की, प्रोडक्ट परचेज करने की। अगर उसके पास नहीं है, वो बोलता है कि जी मुझको बॉस से परमिशन लेनी है, मुझको अपने सीनियर से परमिशन लेनी है, तो आप उनसे बात कर सकते हो, बात करने में कोई दिक्कत नहीं। आप अपनी प्राइसिंग उतनी उनको बताएं ताकि अगर उनका सीनियर आपसे आके कॉस्टिंग करने लगे, आपसे निगोशिएशन करने लगे, तो उस केस में आप उनको भी थोड़ा कम कर सको, उनको बता सको कि अच्छा सर आप मेरे से मिले, मुझको बहुत अच्छा लगा मिलके आपसे, तो आप यहाँ पे आए तो लो मैं और 2% या 3% या 4% इसकी कॉस्ट कम कर देता हूँ, अब इससे ज़्यादा सर मुझको मत बोलना। उसमें क्या होगा, उसमें आपने दोनों की बात रख ली, परचेज मैनेजर की भी बात रख ली और जो डिसीजन अथॉरिटी है जिसके पास पेमेंट करने के राइट्स हैं आपने उसका भी मान सम्मान रख लिया। ठीक है, तो यहाँ पे DMU प्रोसेस को फॉलो करना है आपको। जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है, जैसे मान लो जो लोग कंपनीज में मटेरियल देते हैं, कंपनी को मटेरियल देते हैं, उसमें यही रोल फॉलो होता है कि जो जिसके पास डिसीजन अथॉरिटी नहीं होती उससे वो ज़्यादा मोल भाव नहीं करते, एक फाइनली प्राइस बताते हैं और अपने प्रोडक्ट के जो भी उनके बेनिफिट्स है क्वान्टिफाई वैल्यू प्रपोजिशन करते हैं, उनको बहुत अच्छे फीचर्स बताते हैं, उसके बाद फाइनली उनको प्राइस बता के ख़त्म कर देते हैं। लेकिन जब बात कोई ऐसे बंदे पे आ जाए जो पेमेंट डिसीजन अथॉरिटी है, जिसके हाथ में पेमेंट देने के राइट्स होते हैं, उस केस में भी वो थोड़ा घना निगोशिएशन कर लेते हैं। ऐसा मैक्सिमम आपने देखा होगा जो बड़ी बड़ी डील्स होती है उनमें ये होता है। ऑलरेडी अगर आप कहीं प्रॉपर्टी परचेज करने जाओ
जैसे मान लो सपोज आप कहीं प्रॉपर्टी परचेज करने गए और आप सिर्फ देखने गए प्रॉपर्टी, ठीक है, उन्होंने आपको प्रॉपर्टी दिखा दी, आपको प्रॉपर्टी पसंद आ गई, आपने प्रॉपर्टी पसंद की, बट आपने क्या बोला कि सर मैं अपनी फैमिली में अपनी मम्मी पापा को, अपने भैया भाभी को, या जो भी लगता है, जिसको लगता है कि जिसको दिखाए बगैर आप प्रॉपर्टी नहीं परचेज कर सकते, तो उस केस में क्या होगा, आपने बोला कि जी उनको एक बार और दिखाता हूँ मैं, और उसके बाद हम फाइनल करते हैं। तो यहाँ समझ लेना कि भाई जो पेइंग अथॉरिटी है, जो डिसीजन अथॉरिटी है, वो ये बंदा नहीं है, ये तो सिर्फ और सिर्फ आपके यहाँ पे देखने आया है, ये तो सिर्फ और सिर्फ आपके यहाँ पे देखने आया है, समझने आया है कि आपकी किस लोकेशन पे प्रॉपर्टी है, किस तरह की प्रॉपर्टी है, डॉक्यूमेंट सही है या नहीं है, सब चीज़ें तो सही है या नहीं है ना। जो पेइंग अथॉरिटी है ये इसके पेरेंट्स के हाथ में, यानी कि मम्मी पापा देखेंगे, वो फाइनल अप्रूवल देंगे, उसके बाद हमें पेमेंट मिल सकता है, मिलने के चांसेस है। तो आपको ये ध्यान रखना है, डीएमयू प्रोसेस को भी यहाँ पे फॉलो करना है और कुछ मार्जिन्स उनके लिए भी रखने हैं, क्योंकि एटलीस्ट उनको भी ये लगना चाहिए कि हमारे आने से कुछ बेनिफिट्स हुआ है, कुछ फ़ायदा हुआ है। अब हम चलते हैं अपने 5 पॉइंट्स पे जो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, ये है अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ द कस्टमर ऑप्शन। यहाँ पे कुछ प्राइसिंग फ्रेमवर्क जो होते हैं, कुछ कैसे बनाए जाते हैं कि कस्टमर्स के पास ऑप्शन कितने हैं। विद एग्जाम्पल, मान लो भाई आपका कोई प्रोडक्ट है, वो ऑलरेडी 5,000 का है और मार्केट में और भी ऑप्शन है जो 4,000 का है, ठीक है। अब बंदा कहाँ शिफ्ट ज़्यादा होगा, 4,000 के प्रोडक्ट पे ज़्यादा शिफ्ट होगा, क्यों, क्योंकि 1,000 रुपये सस्ता है। अब आपको ये देखना है, आपको ये समझना है कि कस्टमर्स के पास ऑप्शन कितने हैं। अगर उसके पास मल्टीपल ऑप्शन है तो आपको फिर उसी हिसाब से भी प्राइसिंग रखनी होगी, ताकि बंदा उधर ना जा पाए, क्योंकि आपको ऑलरेडी कंपटीशन में हो, तो कंपटीशन को ध्यान में रखते हुए भी आप अपने प्रोडक्ट का, अपनी सर्विस का प्राइसिंग फ्रेमवर्क रेडी कर सकते हो। जैसे मान लो सपोज भाई अगर आप इसको ध्यान में नहीं रखोगे तो जिसका प्रोडक्ट सस्ता और अच्छा होगा, मार्केट उसकी साइड झुक जाती है। मार्केट ये नहीं देखेगी कि भाई आपने इतनी मेहनत की, आपने इतने अच्छा प्रोडक्ट बनाया, उसको अपना बेनिफिट चाहिए होता है, उसको अपना फ़ायदा चाहिए होता है, उसको आपके बिजनेस से, आपके प्रॉफिट से, आपके फ़ायदे से, लॉस से उसको कोई लेना देना नहीं, उसको लेना देना है अपने प्रॉफिट से। तो क्लाइंट्स का हमेशा ध्यान रखना है कि क्लाइंट्स के पास ऑप्शन कितने हैं। अगर उसके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शन है तो आप भी उनसे अलग नहीं हो सकते, मिलता जुलता ही आपको प्राइसिंग फ्रेमवर्क सेट करना होगा, ताकि आप इजीली मार्केट में टिक सको और आराम से अपने प्रोडक्ट और सर्विस को सेल कर सको। अब चलते हैं हम छठे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे। छठा इंपॉर्टेंट पॉइंट है अपना, डिफरेंट टाइप ऑफ कस्टमर्स विल पे डिफरेंट प्राइसेस। ये बहुत क्रिटिकल पॉइंट्स होता है। इसमें अगर मैं बताऊं तो अलग अलग कस्टमर्स अलग अलग प्राइसिंग देने के लिए तैयार होते हैं। कुछ बंदे क्या होते हैं कि भाई जैसे सपोज आप हो और आपने कोई प्रॉपर्टी परचेज करनी है, ठीक है। अब प्रॉपर्टी परचेज करने के लिए जब कोई बिल्डिंग तैयार होती है, जब कोई रेजिडेंशियल या कॉमर्शियल वो तैयार होता है, तो वहाँ पे जब शुरुआती कीमत होती है ना, जहाँ पे नींव रखी जाती है किसी प्रोजेक्ट की, आप वहाँ पे प्राइसिंग देखोगे तो प्राइसिंग सस्ती होगी, क्योंकि एटलीस्ट वहाँ पे अभी प्रोडक्शन शुरू हुआ है, कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ है, माल बनना शुरू हुआ है, और अभी उनके पास ज़्यादा कस्टमर, ज़्यादा क्लाइंट नहीं है, तो इसलिए वो प्राइसिंग सस्ती रखेंगे। लेकिन जैसे जैसे उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ता जाएगा, उनके टावर खड़े होते जाएंगे, प्राइसिंग बढ़ती चली जाएगी। प्रॉपर्टी में हमेशा ऐसा ही होता है कि जो फर्स्ट बायर होता है, जो पहला बायर होता है, जब सोसाइटीज़ कट रही होती है या कोई फ्लैट्स बनने शुरू होते हैं, उस टाइम सस्ता मिलता है, बट जब वो फाइनली डेवलप हो जाती है पूरी सोसाइटी, वहाँ पे प्राइस ऑलरेडी बढ़ जाते हैं। तो अगर आपका इस तरह का काम है तो आप उस हिसाब से भी अपनी प्राइसिंग कर सकते हैं कि आपका जो कॉस्ट है वो आने वाले टाइम में इंक्रीज होगा या घटेगा। अगर घटेगा तो आपको अपने हिसाब से प्राइसिंग करनी है, और अगर बढ़ेगा तो उसके हिसाब से प्राइसिंग फ्रेमवर्क बनाने हैं, ठीक है। ये अपना छठा पॉइंट था कि डिफरेंट टाइप जो कस्टमर्स होते हैं वो डिफरेंट तरह के ही प्राइसिंग पे भी करते हैं। एटलीस्ट देखो, मैं एक चीज़ बता देता हूँ आपको, प्राइस बहुत ज़्यादा मैटर नहीं रखते, मैटर रखती है वो चीज़ जो बहुत ज़्यादा वैल्यूबल है। जो भी आपका प्रोडक्ट है, आपकी सर्विस है, या जो भी आपका है, वो ज़्यादा वैल्यू रखती है। हो सकता है किसी बंदे ने इनिशियल स्टेज में आपसे प्रॉपर्टी 10,000 रुपये पर गज में खरीदी हो, ठीक है, और उसके बाद क्या होता है कि सपोज मान लो 2 साल बाद वो सोसाइटी फुल्ली डेवलप हो गई और वहाँ की प्राइसिंग 20,000 रुपये गज हो गई 5 साल के अंदर, यानी कि अगर मैं बात करूँ जस्ट डबल।
और डबल का मतलब है कि 5 साल में उसने डबल रिटर्न की, भाई 10,000 की खरीदी थी, 20,000 रुपये गज अगर बिकेगी तो मैं सेल कर दूंगा। कोई बंदा आया, उसको वो प्रॉपर्टी पसंद आ जाती है ना, प्रॉपर्टी में कोई लोचा नहीं है, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं, उसको पसंद आ जाती है, तो वो 20,000 भी दे के चला जाएगा आपको, क्योंकि आपकी प्रॉपर्टी अच्छी है, साफ सुथरी है, अच्छी लोकेशन पे है, तो उसे कोई दिक्कत नहीं है। तो डिफरेंट टाइप जो कस्टमर्स होते हैं वो डिफरेंट टाइप प्राइसिंग भी रखते हैं, प्राइस पे करके भी जाते हैं। ये हर प्रोडक्ट के लिए, हर सर्विस के लिए और हर सोल्यूशन के लिए अलग अलग होता है, ठीक है। जैसे मैं एक एग्जांपल और दे देता हूँ आपको, मैं एक मोबाइल का एग्जांपल दे देता हूँ कि भाई मोबाइल जो होता है उसमें प्राइसिंग हमेशा हाई रखते हैं। जैसे अगर एप्पल कोई फ़ोन लॉन्च करने वाला हो तो प्राइस हाई रखेगा, क्योंकि उसमें बाद में नहीं बढ़ा सकते, बाद में गुंजाइश ही नहीं होती। एटलीस्ट अगर किसी बंदे ने कोई नया मॉडल लॉन्च हुआ, वो 1.5 लाख रुपये में परचेज़ किया और उसी मॉडल की कॉस्ट बढ़ा के आप 1,60 कर दो या 1,70 कर दो, तो शायद कोई नहीं परचेज करेगा। क्यों? क्योंकि जिसने बंदे ने ऑलरेडी 1.5 लाख का फ़ोन किया है वो महंगा नहीं परचेज करेगा, है ना। तो मोबाइल्स कंपनी क्या होती है, पहले हाई रेट्स पे रखती है अपने प्रोडक्ट को, और जब वो 6-7 महीने 1 साल पुराना हो जाता है फिर धीरे धीरे उसके रेट डाउन कर देती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इनोवेशन चलते रहते हैं, नए नए प्रोडक्ट लॉन्च होते रहते हैं, नए नए मॉडल लॉन्च होते रहते हैं। उनको पता है कि हम ज़्यादा दिन एक ही प्रोडक्ट के सहारे नहीं जी सकते, तो नए प्रोडक्ट, नई सर्विसेज, नई सोल्यूशन, नई टेक्नोलॉजी के साथ उनको नई नई इनोवेशन करके नए नए प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करने होते हैं। तो दोनों प्रोडक्ट में अलग अलग चीज़ें हैं कि भाई एक का प्राइस वो बढ़ा नहीं सकते और एक का प्राइस वो घटा नहीं सकते। तो कस्टमर्स के हाथ में होता है कि भाई प्राइसिंग किस तरह की होनी है, किस प्रोडक्ट को महंगा परचेज करना चाहेगा, किस प्रोडक्ट को महंगा नहीं परचेज करना चाहेगा, ये भी कस्टमर्स के हाथ में होता है। तो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है कि आपकी जो प्राइसिंग फ्रेमवर्क हो वो इन हिसाब से भी आपको देखनी है, समझनी है कि मेरा जो प्रोडक्ट है, मेरी जो सर्विसेज है वो किस तरह की है। क्या मैं बाद में मुझको बेनिफिट्स मिल सकता है इसका, कि सपोज अभी मैं सस्ता रख लूँ और 1 साल या 2 साल बाद मुझको काफ़ी अच्छे रिटर्न्स इसके मिल सकते हैं। तो वो आपको ध्यान में रखना है कि आपका प्रोडक्ट कैसा है, आपकी सर्विस कैसी है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है 7वां पॉइंट, कैन यू ऑफर सम फ्लेक्सिबिलिटी इन प्राइसिंग। यहाँ पे आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है, आपको लाइफ में हमेशा अगर मान लो अपने बिजनेस को बहुत अच्छे से लेके जाना है, बहुत सही लेके जाना है, तो प्राइसिंग में फ्लेक्सिबिलिटी हमेशा रखना। क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनीज जो होती है, आपने देखा होगा, आप तो एक इंडिविजुअल बाइक परचेज करने जाते हो, लेकिन जो डीलर्स होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, वो बल्क में बाइक परचेज करते हैं। आपने देखा होगा हर एक डिस्ट्रीब्यूटर का प्राइस सेम नहीं होगा। जो सबसे ज़्यादा बाइक सेल कर रहा होगा ना, उसके लिए प्राइस भी कंपनी कम कर देती है। क्यों कम कर देती है? क्योंकि भाई वो सेल बहुत ज़्यादा दे रहा है, वो नंबर्स ऑफ यूनिट्स बहुत ज़्यादा सेल कर रहा है, इसलिए उसके लिए प्राइस फिक्स नहीं हो सकता। तो आपको भी ये ध्यान रखना है कि फ्लेक्सिबिलिटी अपने प्राइसिंग में हमेशा रखना। ऐसा नहीं होना कि आप प्राइसिंग में जीरो टॉलरेंस पे चलो। प्राइसिंग में जीरो टॉलरेंस पे आपने चलना ही नहीं है, क्योंकि निगोशिएशन हर बंदे का राइट्स होता है। हर बंदा आपसे निगोशिएशन कर सकता है, उसको ये राइट्स होता है कि वो मोल भाव करे, उसको ये राइट्स होता है कि वो आपसे मोल भाव करे, क्योंकि देखो वो राइट्स है उसका। सपोज मान लो कोई बंदा आपसे जब मोल भाव करेगा तो आप एकदम ये नहीं बोल सकते नहीं जी हमारी कंपनी का प्राइस कम नहीं होगा, आपको जहाँ से माल लेना हो ले सकते हो। उसमें वो बंदा नाराज़ हो सकता है, वो हो सकता है आपकी मार्केट को इफ़ेक्ट कर जाए आगे चल के। अभी हो सकता है आप बहुत बड़े ब्रांड हो, बहुत ज़्यादा वैल्यू है आपकी, और आप समझते हो कि मेरे सामने कुछ नहीं है। ऐसा नहीं होता। प्राइसिंग में फ्लेक्सिबिलिटी ज़रूर रखें, ताकि आपको नहीं पता कि कौन कितना वैल्यूबल कस्टमर्स आपके लिए फ्यूचर में बन जाए और कौन कितना अच्छा कस्टमर्स आपका आपसे छूट जाए। तो फ्लेक्सिबिलिटी प्राइसिंग में हमेशा होनी चाहिए। तो अपना जो प्राइसिंग फ्रेमवर्क है वो उस तरीके से डिसाइड करें, ताकि अगर कोई अच्छा क्लाइंट या अच्छे बंदे आपके पास आए तो आप उनको बहुत अच्छे से मैनेज कर सकें, ठीक है। तो 7वें पॉइंट्स को आपने अच्छे से समझा। अब मैं चलता हूँ 8वें इंपॉर्टेंट पॉइंट पे। 8वां इंपॉर्टेंट पॉइंट है अपना प्राइसिंग हायर इन द बिगिनिंग। ये बहुत क्रिटिकल पॉइंट से अगर मैं बात करूँ तो सबसे ज़्यादा तो मोबाइल्स कंपनी, टेक्नोलॉजीज कंपनी और मैक्सिमम बिजनेसमैन्स यही करते हैं कि वो जब भी कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे होते हैं तो उसको हायर प्राइस में लॉन्च करते हैं। हायर कैसे? मतलब हाई प्राइस में ही उसको लॉन्च किया जाता है।
क्योंकि वो कॉस्ट उनको पता है कि हम कॉस्ट बढ़ा नहीं सकते, हम दूसरा मॉडल लॉन्च करेंगे और दूसरा मॉडल लॉन्च करने में उनकी कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा आ जाती है। मान लो भाई आपने कोई एक प्रोडक्ट लॉन्च किया मार्केट में और आपको उसी से मिलता जुलता कोई अपग्रेड वर्जन लॉन्च करना है, तो आपको सब चीज़ें डिस्टर्ब हो जाती है, सब चीज़ें चेंज करनी होगी, ये ध्यान रखना। और सब चीज़ें चेंज होगी तो सब कुछ नया होगा, और सब कुछ नया होगा तो उसमें कॉस्टिंग भी बहुत ज़्यादा आती है। जब भी आप अपना प्रोडक्ट या अपनी सर्विस या अपना सॉल्यूशन कोई मार्केट में लॉन्च करो तो वो हाई प्राइस पे लॉन्च करना, क्योंकि उसको आप घटा तो सकते हो, नए नए ऑफर्स चलेंगे, मान लो भाई आप फेस्टिवल ऑफर चलाना चाहेंगे तो आपको घटाने पड़ेंगे ना प्राइस। तो जब आप प्राइसिंग घटाओगे, उसकी प्राइस उसकी घटेगी, तो आपको भी तो उसमें मार्जिन होना चाहिए ना, कि आपको 2 पैसे बचे। अगर आपको 2 पैसे का प्रॉफिट नहीं होगा तो आप क्यों इतनी मेहनत करोगे, क्यों इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर लगाओगे, क्यों अपना टाइम वेस्ट करोगे। ठीक है, तो प्राइस हमेशा हायर होना चाहिए, और हाई प्राइस को आप कम कर सकते हो, लेकिन एक लिमिट, एक एमआरपी अगर आपने छाप दिया, एक प्राइसिंग दे दी, तो उसको आप बढ़ाने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो जाती है। ठीक है, एक होता है कि भाई जेन्युइन रीज़न है कि वो तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, जैसे मान लो गवर्नमेंट के हिसाब से भाई हर चीज़ पे जो है ना 2-3-4% महंगाई बढ़ती बढ़ती है, वो तो आपको पता है, तो उस हिसाब से कंपनीज भी अपने प्राइसिंग बढ़ा देती है। लेकिन इसमें आप ये गलती मत करना कि आप ऑलरेडी प्राइस कम रख लो, है ना। आपने मान लो साल के अंत में कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया और प्राइस कम रख दिया, और साल में ऑलरेडी जब वो प्राइस इंक्रीज हुए तो उसका बर्डन ऑलरेडी आप पे पड़ेगा, किसी का 2%, किसी का 1%, किसी का 5%। आपको तो महंगे रेट में ही परचेज करना पड़ेगा ना वो, क्योंकि साल फाइनेंशियल ईयर खत्म हो गया और सब चीज़ों पे 1-1, 2-2% महंगाई बढ़ चुकी है। अब आपने अभी मान लो प्रोडक्ट लॉन्च किया 2 महीने पहले, और 1 महीने बाद ही आप प्राइसिंग बढ़ा दो, तो आपके बिजनेस पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट आ सकता है, बहुत दिक्कतें हो सकती है आपको। तो प्राइस को हमेशा हाई साइड रखना, ताकि आप जब कम करो तो आपको किसी तरह का लॉसेस, किसी तरह की दिक्कतें ना हो। ये बहुत क्रिटिकल पॉइंट था जो आपने यहाँ पे सीखा। अब मैं आपको जो मैंने आपको ये 8 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं, जब आप प्राइसिंग फ्रेमवर्क तैयार करते हो तो इन सभी पॉइंट्स को बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से पढ़ना, इनको समझना, और ये सोचना कि भाई मेरे जो प्रोडक्ट है, मेरी जो सर्विस है, मैं उसमें किस तरीके से अपने प्रोडक्ट की प्राइसिंग कर सकता हूँ, ताकि फ्यूचर में कभी भी मुझको कोई दिक्कत ना हो, और मेरा कोई भी बंदा ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो प्राइसिंग की वजह से मेरे से रूठ के चला जाए। कुछ कंपनियां क्या करती है, या कुछ बंदे क्या करते हैं स्टार्टिंग में, कि वो सपोज मान लो कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च किया और मार्केट में ऐसे बंदे को सेल करने लगे जिसने वो कभी उसको प्रोडक्ट की मान लो उसको नॉलेज नहीं थी, या उस बंदे ने पहली बार ही वो प्रोडक्ट परचेज किया। अब वो मार्केट में जब पहली बार परचेज करके ले गया अपने घर पे, और घर पे जाके जब उसने वो प्रोडक्ट दिखाया लोगों को, तो उसने बोला कि कितने का लाया है। अब मान लो सपोज उसने बोला जी मैं 20,000 रुपये का लाया हूँ, तो सामने वाला बंदा क्या बोलेगा, यार तुम लुट के आ गए, क्योंकि यार ये सेम चीज़ें तो वो कंपनी देती है, और वो उस कंपनी का तो ऑलरेडी 16,500 का है, आपसे तो मतलब बहुत 60-3500 रुपये बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ले लिए उस बंदे ने। अब वो बंदा हो सकता है आपको शिकायत करे, आपको फ़ोन करे, आपको बोले कि जी आपने बहुत महंगा दे दिया, मैं ये प्रोडक्ट नहीं लेना चाहता, और आप उसको अपना प्रोडक्ट लेने से भी मना कर दें कि भाई मैं प्रोडक्ट रिप्लेस नहीं करूँगा, हमने जो सेल कर दिया वो कर दिया। उस केस में क्या होगा ना, उस बंदे को आपने एक बार तो प्रोडक्ट सेल कर दिया, दोबारा ना तो वो आपके पास कभी प्रोडक्ट, आपकी कंपनी के पास प्रोडक्ट परचेज करने आएगा, और ना ही वो किसी को रिकमेंड करेगा, वो किसी को मतलब किसी को बताएगा कि यार इस कंपनी का प्रोडक्ट ले लो। बल्कि अगर कोई लेने वाला भी होगा, कोई आपको आपका नाम लेके उसको बताएगा नहीं यार इस कंपनी का मैं सामान लेने जा रहा हूँ, तो वो वैसे ही उसको मना कर देगा। क्यों? क्योंकि वो जो इम्प्रेशन है ना जो आपने जमाया है उसके ऊपर फर्स्ट टाइम महंगा लेके, वो उसको कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा लॉसेस में लेके जा सकता है। ठीक है, और अगर ऐसा काम आपने 10, 20, 50, 100 कस्टमर्स के साथ कर दिया, स्टार्टिंग में अपना प्रोडक्ट लॉन्च किया और स्टार्टिंग में आपने ऐसा कर दिया और उन सब लोगों ने निगेटिविटी फैलानी शुरू की, तो आपका बिजनेस चलने से पहले ही ख़त्म हो जाएगा। 1-2 साल तो हो सकता है आप प्रॉफिट जनरेट कर पाओ, लेकिन जैसे ही मार्केट में ये बात फैलेगी कि भाई आपका प्रोडक्ट बहुत महंगा है, अच्छा नहीं है, वैसे ही आपका बिजनेस भी बहुत जल्दी नीचे आ सकता है। तो ऐसा गलती से भी ना करें। प्राइसिंग फ्रेमवर्क डिसाइड करने से पहले
इसको फाइनल लॉन्च करने से पहले इन सारे क्रिटिकल पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए ही अपना प्राइस फ्रेमवर्क रेडी करें। ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। ठीक है, और चलिए आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अपनी इसके चैप्टर 16 के पार्ट 2 में, और इसके बाद आप सीखोगे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होंगे हमारे, वो होगा 5 स्टेप फॉर प्राइसिंग फ्रेमवर्क। ये वो 8 इंपोर्टेंट पॉइंट थे जो आपने सीखे, जिनके हिसाब से आप अपना प्राइसिंग फ्रेमवर्क डिसाइड करते हो। और जो आप स्टेप सीखोगे वो थोड़ा सा फाइनल स्टेज में है, ये जो यहाँ पे आपको डिस्प्ले पे दिख रहा है, तो ये हम आपको दूसरे पार्ट में सिखाएंगे, कंप्लीटली बताएंगे कि इन पॉइंट्स का भी आपको ध्यान रखना है जब भी आप किसी प्रोडक्ट की, किसी सर्विस की या किसी भी सॉल्यूशन की प्राइसिंग कर रहे हो, एक प्राइस टैग देने वाले हो उसको। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और मिलते हैं हम अपने चैप्टर 16 के पार्ट 2 में। पार्ट 1 अगर आपको अच्छा लगा हो तो मैं फिर रिपीट करूँगा, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए और अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।